एक साइंटिस्ट जिसके दो इन्वेंशंस ने कोरोना से भी बड़ी तबाही मचाई, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अंत में वो साइंटिस्ट भी उसी का शिकार हो गया। साथ ही इन इन्वेंशन की वजह से क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इंसानों का इंटेलिजेंस भी काफ़ी हद तक कम हो गया। आखिर वो कौन से इन्वेंशन थे और कौन था वो साइंटिस्ट, देखने वाले हैं आप ज्वेल ऑफ सीक्रेट्स की इस वीडियो में। इस खतरनाक इन्वेंशन की शुरुआत 1908 में मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में हुई थी, जहां पर एक अकेली औरत एक गाड़ी से कहीं पर जा रही थी। अचानक गाड़ी में कोई दिक्कत होती है और गाड़ी बीच सड़क पर ही रुक जाती है। पास से गुजर रहे एक शख्स ने जब देखा तो उसने उस औरत की मदद करनी चाहिए। वो अपनी गाड़ी रोकता है और उस औरत के पास जाता है। उस वक्त गाड़ियों में सेल्फ नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक हैंडल को घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट किया जाता था और उस हैंडल को घुमाने में काफ़ी जोर भी लगाना पड़ता था और ये काम एक औरत के लिए करना पॉसिबल नहीं था। तो वो शख्स आगे बढ़ता है और उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश में उस हैंडल को घुमाता है। गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इंजन बैकफायर करता है और वो क्रैंक हैंडल जोर से उस शख्स के जबड़े पर जा लगता है। ये चोट इतनी गहरी थी कि उस शख्स की कुछ ही दिनों बाद मौत हो जाती है। ये शख्स बायरोन कार्टर थे, जो कि खुद एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक थे। क्रैंक हैंडल की वजह से ये कोई पहला हादसा नहीं था, लेकिन बायरोन कार्टर के मौत के हादसे ने पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को गहरे सदमे में पहुंचाया। उस वक्त कैडिलैक कार कंपनी के मालिक हेनरी लीलैंड थे, जो कि बायरोन कार्टर के गहरे दोस्त थे। इस हादसे से हेनरी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कार्स में क्रैंक हैंडल से पीछा छुड़ा कर रहेंगे। हेनरी चाहते थे कि गाड़ी में कुछ ऐसा सिस्टम हो जो कि गाड़ी को ऑटोमेटिक ही स्टार्ट कर दे, उसके लिए किसी भी किस्म का जोर ना लगाना पड़े और वो एकदम सेफ भी हो। इसी काम के लिए उन्होंने चार्ल्स केटरिंग को हायर किया और उनको इस काम पर लगा दिया और 3 सालों की मेहनत के बाद 1911 में दुनिया की सबसे पहली कार बनाई गई और उस कार को कैडिलैक 30 नाम दिया गया। कैडिलैक 30 ना सिर्फ एक मोटर के जरिए बगैर जोर लगाए स्टार्ट होती थी, बल्कि ये बाकी सभी गाड़ियों से ज़्यादा पावरफुल भी थी और ज़्यादा तेज भी चल सकती थी। कैडिलैक 30 एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और लोगों ने भी इसको काफ़ी पसंद किया और इसी वजह से कैडिलैक कंपनी के सेल्स में भी दुगुना इजाफा हुआ। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत भी थी। कैडिलैक 30 का इंजन बाकी सभी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, इतनी ज़्यादा आवाज़ के लोगों को अपने कानों पर हाथ रखने पड़ जाते थे। अब नॉर्मली एक इंजन में सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक पिस्टन होता है और उस पिस्टन के ऊपर लगा होता है एक स्पार्क प्लग। वो स्पार्क प्लग फ्यूल और ऑक्सीजन के मिक्सचर में एक स्पार्क पैदा करता है, जिससे आग लग जाती है और आग की वजह से गैस का प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे की ओर चला जाता है। अब कैडिलैक में ज़्यादा आवाज़ इसलिए थी कि पिस्टन जब ऊपर जाता था और फ्यूल और ऑक्सीजन जब कंप्रेस होते थे तब ही उसमें आग लग जाती थी, यानी इसमें स्पार्क प्लग की आग लगाने से पहले ही आग लग जाती थी और इसी वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ पैदा हो रही थी और इसको इंजन नॉकिंग कहा जाता है। इंजन नॉकिंग की वजह से आवाज़ के साथ साथ गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीजन के मिक्सचर में टाइम से पहले ही आग लग जाती थी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 तरीके थे। पहला तो ये कि पिस्टन का साइज़ छोटा किया जाए, लेकिन ऐसा करने पर गाड़ी सेल्फ मोटर से स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा तरीका ये कि इसमें एक ऐसी किस्म का फ्यूल डाला जाए जो कि कंप्रेस होने पर भी आग ना पकड़े। अलग अलग तरह के फ्यूल कंप्रेस होने पर अलग अलग तरह का रवैया रखते हैं। जिन फ्यूल्स में हेप्टेन की मात्रा ज़्यादा होती है वो कंप्रेस होते ही आग पकड़ लेते हैं और ऐसे फ्यूल को स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती है और ऐसा डीजल इंजन में देखने को मिलता है जहाँ पर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। दूसरी तरफ जिन फ्यूल्स में ऑक्टेन की मात्रा ज़्यादा होती है वो कंप्रेस होने पर भी आग नहीं पकड़ते हैं। हाई ऑक्टेन वाले फ्यूल में तब ही आग लगती है जब उनमें स्पार्क प्लग की मदद से एक स्पार्क पैदा किया जाता है और उस वक्त जो फ्यूल कैडिलैक में यूज किया जाता था उसमें ऑक्टेन की मात्रा केवल 50% होती थी। तो हेनरी लीलैंड और चार्ल्स कैटरिंग चाहते थे कि कोई ऐसा फ्यूल बनाया जाए जिसकी ऑक्टेन रेटिंग बहुत ज़्यादा हो और वो इंजन में नॉकिंग की समस्या ना पैदा करे और इसी काम के लिए उन्होंने थॉमस मिडजली को हायर किया। थॉमस का काम था फ्यूल में ऑक्टेन की मात्रा को बढ़ाना और थॉमस ने कई अलग अलग केमिकल्स फ्यूल में ऐड करके देखे जिससे ऑक्टेन की मात्रा बढ़ सके, लेकिन किसी भी केमिकल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और थॉमस के सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल होते चले गए और पूरे 5 सालों तक वो नाकामयाब होते रहे। लेकिन 5 सालों बाद 1923 में उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया जिसने फ्यूल में ऑक्टेन की रेटिंग को बढ़ा दिया और इंजन से नॉकिंग की समस्या को खत्म कर दिया और ये कंपाउंड था टेट्रा इथाइल लेड।
ये कंपाउंड कैडिलैक 30 के फ्यूल में ऐड करने से ना कि इंजन नॉकिंग खत्म हुई बल्कि गाड़ी का एवरेज भी बढ़ गया और पिकअप में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस नए तरह के फ्यूल को इतनी कामयाबी मिली कि इसको मास लेवल पर प्रोड्यूस करने का फैसला किया गया। थॉमस मिडजिली ने चार्ल्स कैटरिंग के साथ मिलकर इस नए फ्यूल को इथल का नाम दिया और इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए उन्होंने एक पूरी फैक्ट्री लगाई जिसमें केवल ये कंपाउंड बनाया जाता था। लेकिन इस केमिकल प्लांट को लगाए हुए केवल 2 महीने ही हुए थे कि एक समस्या सामने आ गई। समस्या ये कि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और उनमें से 5 लोगों की मौत भी हो गई। लोगों का मानना था कि इसकी वजह टेट्रा इथाइल लेड में मौजूद लेड है। लेड एक डेंजरस केमिकल एलिमेंट होता है जो कि हड्डियों में कैल्शियम की तरह जम जाता है और सालों साल वहीं पर जमा हुआ रहता है। साथ ही दिमाग पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये रोक भी सकता है। मीडिया ने भी इसको लेकर काफ़ी शोर मचाया लेकिन इस बात के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था कि लेड की वजह से ही उन वर्कर्स की मौत हुई है। साथ ही इस कंपाउंड में लेड की मात्रा ना होने के बराबर ही थी, तकरीबन 1000 ड्रॉप्स में केवल 1 ड्रॉप लेड की। और उस वक्त के स्टैंडर्ड ऑयल के प्रेसिडेंट फ्रैंक होवर्ड ने इस बात को जड़ से उखाड़ दिया जब उन्होंने कहा कि हम ऐसी चीज़ को बंद नहीं कर सकते जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो रहा हो और वो भी केवल शक की वजह से। फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी जाती है और ये लेडेड फ्यूल गाड़ियों में डलना फिर से शुरू हो जाता है और अगले 50 सालों तक धुएं के साथ एनवायरनमेंट में गाड़ियां लेड को छोड़ती रहती हैं। लेकिन फिर एक रोज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड में एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले थे। पिछले 2500 सालों से पड़ने वाली बर्फ़ को जब 1970 में पड़ने वाली बर्फ़ से कंपेयर करके देखा गया तब पता चला कि 1970 वाली बर्फ़ में लेड का परसेंटेज 1000 टाइम्स ज़्यादा था। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि हवा में भी लेड की मात्रा ने अचानक जंप लिया और 1970 में लेड अपनी पीक पर था। इस बात को और भी मजबूत बनाने के लिए कई डेड बॉडी की हड्डियों और दांतों के सैंपल लिए गए और उनको एंशिएंट मम्मी की हड्डियों के सैंपल से कंपेयर करके देखा गया और इससे भी साफ हो गया कि 1970 के लोगों में लेड की मात्रा 2500 साल पहले के लोगों से 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन अब एक सवाल यह भी था कि बॉडी में लेड क्या नुकसान कर सकता है। एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च के मुताबिक लेड से आर्टरीज छोटी हो जाती हैं और ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है और कई तरह की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। इसके अलावा लेड जब दिमाग तक पहुंचता है तब लोगों के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। रिसर्च के मुताबिक 1950 से लेकर 1980 तक यूएस में क्राइम रेट भी पीक पर था। इस क्राइम रेट में बढ़ोतरी की वजह लेड है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए अरेस्ट होने वाले लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया और रिपोर्ट में दिखा कि अरेस्ट होने वाले ज़्यादातर लोगों के ब्लड में लेड के परसेंटेज बहुत ज़्यादा हैं और यूएस में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी एक जैसा क्राइम रेट का ग्राफ देखा गया। 2018 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से हर साल 2.5 लाख लोग केवल यूएस में मरते थे और 1950 से लेकर 1980 तक केवल यूएस में 75 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे लेड पॉइजनिंग की वजह से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोग मरे थे और ये सब थॉमस मिडजिली के पैदा किए गए लेडेड फ्यूल की वजह से हुआ था। इसके अलावा उस वक्त रेफ्रिजरेटर में 2 ऐसी गैसेस इस्तेमाल की जाती थी जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल थी और टॉक्सिक थी। तो थॉमस मिडजिली को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि इन दोनों गैस को रिप्लेस करके एक ऐसी गैस बनाओ जो कि ना तो फ्लेमेबल हो और ना ही टॉक्सिक हो। थॉमस ने एक खास गैस तैयार की जिसको डाइफ्लोरोमीथेन का नाम दिया गया। इस गैस को मार्केट करने के लिए सबसे पहले थॉमस ने इस गैस को अपने अंदर खींचा और उसके बाद एक मोमबत्ती बुझाकर दिखाई और ये गैस भी खूब कामयाब हुई और इसको रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाने लगा। लेकिन इस गैस में दिक्कत ये थी कि ये हवा से भी पतली थी और अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली जाती थी जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में 50 से 100 साल तक रहती थी। जब इस गैस को मास लेवल पर प्रोड्यूस करना शुरू किया गया तब ये एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी लीक हुई और धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फेयर में इकट्ठा होने लगी और अर्थ की ओजोन लेयर को डैमेज करने लगी और उससे जो तबाही हुई उसको हम आज तक फेस कर रहे हैं।
और बाद में तमाम रिसर्च करने के बाद थॉमस मिर्जली के बनाए गए फ्यूल और गैस दोनों को ही परमानेंटली बंद कर दिया गया। जापान ने सबसे पहले 1986 में इसको बैन किया और लेडेड फ्यूल की जगह अनलेडेड फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद में जापान के पीछे पीछे सभी देशों ने इसको बंद कर दिया। इसके अलावा थॉमस मिर्जली ने भी 1940 में ही दम तोड़ दिया था लेड पॉइजनिंग की वजह से। कहा जाता है कि थॉमस मिर्जली वो शख्स है जिसने अर्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। हालांकि थॉमस मिर्जली का ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, सब कुछ अनजाने में हुआ। यही था लेडेड फ्यूल का पूरा इतिहास जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।